कनाडा ने स्टूडेंट वीज़ा देने बंद कर दिए। अब किसी को वीज़ा नहीं देगा, सारे वीज़े रिफ्यूज़ कर दिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस टाइम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर घूम रही है। क्या ये सच है, ये सच नहीं है, इसमें कितना सच है, क्यों ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप साथ के साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर डालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की पुष्टि कर दूं कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि कनाडा ने स्टूडेंट वीज़े देने बंद कर दिए हैं, ये बिल्कुल गलत खबर है। मैं भी एक कंसल्टेंट हूँ, मैं भी खूब सारा कनाडा स्टडी वीज़ा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में डील करता हूँ। डेली बेसिस के ऊपर वीज़ाज़ की अप्रूवल आ रहे हैं, पीपीआर रिक्वेस्ट आज भी आई हैं, कई सारी हमारे पास में हैं। तो वो ये खबर क्यों फैलाई जा रही है, और अगर इनकेस वीज़ा की रिफ्यूज़ल हो रही है तो उसका कारण क्या है। आप अगर थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, जब भी आपको कोई कंसल्टेंट चूज़ करना है या आप कोई भी काम करने जाते हो वीज़ा से संबंध में, आप इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू करते हो। कोई न्यूज़पेपर उठा के आप देखें, उसके अंदर बहुत ल्यूरिंग सी एडवर्टीजमेंट बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने डाली है। अब वो किस तरह की एडवर्टीजमेंट्स हैं? बिना आइलेट्स के यू कैन अप्लाई टू कनाडा, 5.5 बैंड के ऊपर अप्लाई करें, अगर आपका गैप है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक मैं चीज़ बता दूं कि पिछले काफ़ी टाइम से कनाडा ने बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस बरती है कनाडा स्टूडेंट वीज़ा में, और जिन एप्लीकेशंस के अंदर गैप ज़्यादा था, IELTS का स्कोर किसी मॉड्यूल में अगर 5.5 था, तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस को उन्होंने रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करते सर हुआ क्या कि इस तरह के लोग जो उनसे इस तरह के ल्यूरिंग एड्स डाला करते थे, 5.5 पे वीज़ा लग जाएगा, गैप भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इन लोगों की दुकानें तो होनी शुरू हो गई बंद। अब जब इनको ये दिखना शुरू हो गया कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो जब उन लोगों को रजिस्टर किया था ये बोल के कि जी हम आपका वीज़ा ला देंगे, अब वो लोग आ रहे हैं उनके पास में क्वेश्चन पूछने के लिए। अब उनके पास जवाब कोई है नहीं, तो उनको ये लगा कि हम इस तरह की एक बड़ी बात करके मार्केट में लोगों के पास में पहुंचा दें कि लोग खुद ही कहें कि जी कनाडा ने बंद कर दिया वीज़ा देना। पर यह सच नहीं है। एक अच्छी एप्लीकेशन है, आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। ये ज़रूर सुनने में आया अभी ऑफ लेटली कि कुछ बहुत अच्छी एप्लीकेशन थी, जैसे किसी का बैंड स्कोर भी अच्छा था, किसी का गैप नहीं था, एकेडमिक भी बहुत अच्छे थे, ऐसे कुछ एप्लीकेशन का भी रिफ्यूज़ल आया है। इस रिफ्यूज़ल के अंदर आप समझें कि बेसिक कारण क्या रहा था, जो मैं एज अ कंसल्टेंट समझ पाया हूँ। जैसे कि सब जानते हैं कि एप्लीकेशन का बैकलॉग इतना बड़ा है, लाखों में है बैकलॉग, तो उस बैकलॉग को क्लियर करना ह्यूमंस के द्वारा या वीज़ा ऑफिसर्स के द्वारा बड़ा टफ था। तो कनाडा एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है वीज़ा डिसीजनिंग के लिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम है चिनॉक। वैसे चिनॉक एक हेलीकॉप्टर है, अमेरिकन चॉपर टाइप का है, लंबा सा, वो मिलिट्री में यूज़ करते हैं, 2 पक्खे होते हैं उसके। लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने बना के दिया था इमिग्रेशन को। तो जब लोड बढ़ता है इस सॉफ्टवेयर को वो लोग यूज़ करते हैं। तो आजकल इस सॉफ्टवेयर बेसिस डिसीजन बहुत सारे आ रहे हैं। अब एक इंसान है, एक एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन लेता है, एक सॉफ्टवेयर है जो डिसीजन लेता है। इंसान का डिसीजन लेने का तरीका अलग है, सॉफ्टवेयर का अलग है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर एप्लीकेशन में थोड़ी सी भी कमी है तो वो सॉफ्टवेयर उसको रिजेक्ट मार देगा, जो कि अभी होता आया है। इस करके बहुत सारी एप्लीकेशन, मैं भी मानता हूँ कुछ एप्लीकेशन मैंने भी देखी हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी रिजेक्शन आई, कंसल्ट करके गए हैं मुझसे, उनकी जब एप्लीकेशन में डिटेल में देखी तो मैं हैरान हो गया कि इतनी बढ़िया एप्लीकेशन, बहुत अच्छे उसके बैंड स्कोर थे, बहुत अच्छी परसेंटेज थी, ये क्यों रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन। तो समझने के बाद में ये सॉफ्टवेयर वाली बात है, ये आती है एक आगे। अब सॉफ्टवेयर किन किन चीज़ों पे काम करता है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भी अगर आपने ठीक नहीं भरा ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न आपके वीज़ा रिजेक्शन का। उसके बाद में सेकंड डॉक्यूमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जो पकड़ पाया उन एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुई थी, वो ये है कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है। बहुत सारी कंपनियों के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के अंदर वो क्या करते हैं कि जो पिछले बने हुए थे उसी में से नाम काटा, ये किया और वो ही लगा दिया उसमें। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ऑलरेडी एक मैटर जो यूज़ हो चुका है वो प्लेजरिज्म में फंस जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के ऊपर कोई बहुत सारी मेहनत नहीं करता। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के ऊपर इतना तवज्जो हम लोग देते हैं, इतना ध्यान हम लोग देते हैं, क्योंकि वो एक चिट्ठी आपकी पूरी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करती है। तो उस चिट्ठी के अंदर सारे कंपोनेंट होने ज़रूरी हैं। लेकिन बाकी जगह मैं देख रहा हूँ कि जैसे जो एप्लीकेशन जो आपको मैंने बताया कि रिजेक्ट होकर मेरे पास में आई थी, वेग सी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट एक रीज़न जो पकड़ में आया कि आपकी कोई रेलेवेंसी नहीं आप बता पाए कि ये मैंने कोर्स क्यों लिया।
अगर आप अपनी लेन चेंज करते हो तो आपको रेलेवेंसी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो कोई पॉइंट कहीं पे मेंशन था नहीं। एक नया सा कारण मेरे को समझ में आया कि एक किसी ने बताया कि सर एप्लीकेशन बहुत अच्छी थी, रिजेक्शन हुई थी, उसने कहा कि जी मेरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नोटराइज करा के लगा दिए। तो नोटराइज के टाइम पे आप देखें, जब नोटराइज कराने जाते हैं तो नोटराइज जो स्टैंप लगाता है वो कहीं पे भी लगा देता है स्टैंप, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जो नंबर्स थे उस नंबर्स के ऊपर उसने स्टैंप लगा दी, और जब वो एप्लीकेशन आपकी अप्लाई हुई और डाटा एंट्री में गई तो जो आपके मार्क्स लिखे हुए थे वो मार्क्स अगले को समझ में नहीं आए, उसको जितना समझ में आया उसने वो टाइप कर दिया। तो हो सकता है आपके नंबर थे तो 84, लेकिन उसको सब पढ़ने में लगा 48, तो 84 और 48 में तो बहुत डिफरेंस है। सो ये भी कई एप्लीकेशन के अंदर मैंने देखा। उसके बाद में कई एप्लीकेशनों के अंदर गैप था, तो गैप की जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करा गई। तो ये कुछ मेजर जो पॉइंट्स थे इन एप्लीकेशंस के अंदर मैंने देखे। बाकी एंड में मैं यही कहूँगा कि किसी भी तरह का कोई वीज़ा कोई स्टॉप नहीं कर दिए। कनाडा स्टडी वीज़ा, कैनेडियन इमिग्रेशन ने वीज़ाज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट एक ये उठता है कि जिन लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी वो क्या करें, वो अपनी एप्लीकेशन को रीअप्लाई करें, और रीअप्लाई करते वक्त ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की हैं, इसके अंदर प्लीज़ आप इंटरवीन करें, खुद चेक करें अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, खुद अपने एसओपी के ऊपर आप काम करें, जो भी आपके जस्टिफिकेशन है गैप को लेके उसके ऊपर आप काम करें, उसको समझें। जो भी जिस भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन तैयार करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है, आप डिस्कस करना चाहते हो, तो ये जो नंबर डिस्प्ले के ऊपर आप देख रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप कॉल करके अपनी एप्लीकेशन डिस्कस कर सकते हो। एक और चीज़ है, अगर किसी की रिफ्यूज़ल आई है तो आप GCMS नोट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो रिफ्यूज़ल लेटर जो हाई कमीशन देती है रिफ्यूज़ल के टाइम पे, वो एक किस्म की कॉमन सी लेटर है, जो कुछ कुछ दिनों बाद मुझे लगता है कि ये चेंज करते रहते हैं। तो आजकल जो रिफ्यूज़ल लेटर है सबको सेम मिल रही है, और अगर आप चाहते हो कि इस रिफ्यूज़ल के अंदर बेसिक रीज़न क्या आते हैं, तो आप GCMS नोट्स या केप्स नोट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। घबराओ मत, एप्लीकेशन को ध्यान से चेक करके लगाओ, वीज़ा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जिनका वीज़ा दोबारा अप्लाई है उनके लिए भी, और जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए भी। इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका आपको ध्यान रखना है, और आपका वीज़ा लगेगा, और ज़रूर लगेगा अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है तो। वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें, सो दैट वो सारे लोग जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हुए हैं उनको बेचारों को थोड़ी सांस मिले, राहत मिले, और वो भी अपनी एप्लीकेशन दोबारा से फुल स्ट्रेंथ लगा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।